हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगाया। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉपर वीडियो आज जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यहाँ हम बात करेंगे फिजिक्स के बेसिक्स की, जो हमारा टॉपिक भी है फिजिक्स के अस्त्र शस्त्र। अगर कुछ फॉर्मूलाज, कुछ वैल्यूज़ वगैरह, अगर ये जो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर, अगर वो आपको अच्छे से याद है, अच्छे से आती है, देन यू कैन सॉल्व योर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इवन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वहाँ पर भी हमें जब ये वैल्यू लिखनी होती है तो हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स वाई ये पूरा वीडियो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, दैट्स वाई वीडियो के लास्ट तक बने रहें और साथ बने रहे दोस्तों। और अगर कोई व्यूअर्स नया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको 9 to 12th क्लास के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और साइंस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। तो दैट्स वाई सब्सक्राइब अस एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा 2 पॉइंट है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है दोस्तों, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, जिसको कैपिटल MP से लिखा जा सकता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। जब हम इसकी वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे दोस्तों, तो आप 1.67 तक ही यूज कर सकते हो। पीछे का 25 लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और मोस्टली इनकी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल्स में तो देते हैं, फिर भी थ्योरी के अंदर हमारे को इनकी वैल्यूज़ लिखनी होती है। अब बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन है इन तीनों में से सबसे हैवी होता है, सबसे भारी होता है। ठीक है, तो इसका मास होता है दोस्तों 1.6746 × 10⁻27 किलोग्राम। कंपेरेटिवली देखो यहाँ पे प्रोटॉन और इसका मास लगभग इक्वल होता है, बट हल्का सा न्यूट्रॉन भारी होता है, मीन्स न्यूट्रॉन हैवी होता है। अब बात करते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है दोस्तों, इसको स्मॉल ई से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों -1.6 × 10⁻19 कूलाम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मीन्स प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट को स्मॉल h से लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों 6.6256 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक भी बोलते हैं, जिसे कैपिटल G से व्यक्त किया जाता है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी वैल्यू की जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, जो है अवोगाद्रो नंबर, जिसे लिखा जाता है कैपिटल Na से। ठीक है, इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ये प्रति मोल परमाणु की संख्या, प्रति मोल अणुओं की संख्या, प्रति मोल तत्वों की संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। ठीक है, जिसे कैपिटल K से लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल अपॉन केल्विन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्लाइड को हम ऊपर ले लेते हैं ताकि सारे मान आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब इसके बाद स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, स्टीफन कांस्टेंट जिसे सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है रो, जो है आपके मीन्स सिग्मा बोला जाता है इसको दोस्तों, रो इसको नहीं बोलते। इसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻8 वेबर, सॉरी यहाँ पे वेबर नहीं है दोस्तों, ये है वॉट। ठीक है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वॉट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, वॉट मीटर टू द पावर -2 केल्विन की पावर -4। अगला आता है दोस्तों वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, जिसे स्मॉल b से लिखते हैं दोस्तों। इसकी वैल्यू होती है 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं हम सोलर कांस्टेंट, इसको सौर नियतांक भी कहा जाता है, S से लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1.388 × 10⁻³ वॉट
मीटर टू द पावर -2। नेक्स्ट है मास ऑफ सन मीन्स सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान होता है दोस्तों 2 × 10⁻30 किलोग्राम, और सौरमंडल में सबसे भारी जो होता है वो सूरज होता है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं दोस्तों। मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 × 10⁻24 kg। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं, जो होती है 6400 किलोमीटर, जिसे हम 6.4 × 10⁻6 मीटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, स्लाइड को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं हम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का घनत्व जो होता है 5.522 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद है दोस्तों एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की औसत कोणीय चाल या कोणीय वेग, जिसका मान होता है 7.29 × 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ मीन्स सूरज और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है दोस्तों, स्लाइड को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आ जाते हैं ऊपर अगली वैल्यू पर, यह है हमारे, चलो ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ होगी दोस्तों 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब बात करते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है दोस्तों? 3.84 × 10⁻8 मीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला कांस्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण। इसका मान होता है 6.4 × 10⁻21 एम्पियर × मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई कांस्टेंट्स की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन कोफिशिएंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स हैं जिनकी वैल्यू भी आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और मोस्टली एग्जाम में कंपटीशन में कहीं भी ये वैल्यूज पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, और 10th 11th और 12th और तीनों क्लासेज में इससे रिलेटेड एक फंडामेंटल क्वेश्चन 1 मार्क्स का जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है दोस्तों? 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर आता है एक AU होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1.496 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है जिसको A लिखकर ऊपर एक छोटा सा गोला लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है दोस्तों 10⁻−10 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आता है 1 पाउंड। तो 1 पाउंड की वैल्यू किलोग्राम और ग्राम में दोनों में लिखी है दोस्तों, क्या होती है? 0.4536 किलोग्राम, और इसको अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 453.6 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है फर्मी। फर्मी इसकी वैल्यू होती है 10⁻−15 मीटर। फिर होता है 1 CSL, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1.4 × मास ऑफ सन। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों 1 शेक, और शेक की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 10⁻−8 सेकेंड। फिर है दोस्तों इलेक्ट्रोवोल्ट 1 EV, जिसे इलेक्ट्रोवोल्ट को EV से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एनर्जी का एक बहुत छोटा मान होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 जूल। ओके, फिर आता है 1 हॉर्स पावर यानी जिसे अश्व शक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व शक्ति। इसकी वैल्यू होती है 746 वाट। ठीक है दोस्तों, ये हमने कुछ कन्वर्जन्स की बात करी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बिकॉज दोस्तों आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है वो क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ी है, जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। बिकॉज जब भी हम यहाँ पे कोई इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स ओनली टूल, बिहेव लाइक ए टूल। ये जितने भी टूल्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो कहाँ यूज में आते हैं? वो 11th 12th के जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करने में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज वेपन ऑफ फिजिक्स, मीन्स भौतिक विज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। ठीक है दोस्तों, इसे आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अस्त्र को हाथ में पकड़ के इस्तेमाल किया जाता है और शस्त्र को फेंक कर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दुश्मन खत्म हो जाए। और हमारे लिए दुश्मन क्या है? न्यूमेरिकल्स हमारे लिए दुश्मन है। ठीक है दोस्तों, और उन दुश्मनों को हराने के लिए हमारे को अस्त्र और शस्त्र की जरूरत पड़ती है। और अस्त्र और शस्त्र क्या है दोस्तों? जो आपके सामने है।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है दोस्तों? द्विघात समीकरण। मैं इसको लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं दोस्तों? ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर की घात, मीन्स जो वेरिएबल होता है जैसे x हो गया, y हो गया, इन वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। और ये एक इक्वेशन है दोस्तों, तो यहाँ पर एक इक्वल का सिंबल होगा। इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? जहाँ पे इक्वल का सिंबल हो। और बिकॉज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो भी आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो दोस्तों क्या है? x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करते थे, बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये पूरा रूट है दोस्तों, ठीक है, ये जिसकी पावर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, जिसको ब्रैकेट में इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। ब्रैकेट में है आपके बी स्क्वायर प्लस 4ac, और उसकी कंप्लीट पावर कितनी है दोस्तों? 1/2, मीन्स रूट लगा हुआ है, तो आप इसको माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल सकते हो। और अपॉन में क्या है दोस्तों? इसके 2a, ठीक है। यहाँ पे a b c क्या है? a है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, b है x का मल्टीपल, और c है कांस्टेंट। c क्या है यहाँ पे दोस्तों? कांस्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स होती है दोस्तों। तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा वो तो होगा a, और सेकंड टर्म के अंदर जो x का मल्टीपल है उसको बोलेंगे b, और थर्ड जो कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं c से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगले अस्त्र और शस्त्र की, जो है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है दोस्तों। बायनोमियल थ्योरम कहाँ यूज आती है दोस्तों? जब भी आपके कुछ ऐसा कोफिशिएंट हो या ऐसी इक्वेशन हो जिसमें पावर लगी हुई हो, ठीक है, a प्लस बी की पावर n हो, m हो, कुछ भी हो, तो जैसे हमने यहाँ पे जो टर्म दे रखी दोस्तों कैसी है? 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट, और उसकी पावर कितनी है दोस्तों? स्मॉल n। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक टर्म आती है दोस्तों जिसको अपन फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पूरी टर्म है वो उसको आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव और ए फ्रैक्शन, एंड x इज एनी रियल नंबर, x क्या हो दोस्तों? यहाँ पे एक रियल नंबर हो, तब इसके लिए कौन सी थ्योरम काम करती है दोस्तों? बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2 क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, प्लस ऐसे वो आगे बढ़ता जाता है डैश डैश करके, ठीक है। अगली टर्म के अंदर क्या हो जाएगा? एक पावर इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर x क्या है दोस्तों? x का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। अगर ऐसा होता है देन 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो जाता है 1 प्लस एन एक्स के। तो ये इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास 11th के बहुत सारे डेरिवेशंस में इसका यूज होता है। यदि x का जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो? 1 से बहुत छोटा हो, तब 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे n क्या है? पावर है, और x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की दोस्तों। मेजरमेंट के लिए मेंसुरेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, मेंसुरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है, मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल, जो कितना होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको व्यास की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर। स्पेयर क्या हो गया दोस्तों? किसी गोले का। अगर हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, जिसे हम डी की फॉर्म में लिखें, मीन्स व्यास की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई डी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है दोस्तों, सिलेंडर क्या होगा दोस्तों? सिलेंडर मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेलन की, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? बेलन होता है। बेलन का डायग्राम बना देते हैं दोस्तों आपके सामने, मैं इस स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। चलो, ये है दोस्तों बेलन, ठीक है, जिसका जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, और ऊपर वाला जो ढक्कन है इसका, ठीक है, वो भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये जितने भी केन्स वगैरह होते हैं वो सब, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, यानी कैसा होता है? बेलनाकार होता है।
तो अगर इसकी लेंथ कितनी हो दोस्तों, L हो, और अगर इसकी रेडियस मीन्स इसकी जो त्रिज्या है वो R हो, तो क्या फॉर्मूला होगा इसके सरफेस एरिया का, वो होगा 2πr ब्रैकेट R प्लस L। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, यानी सिलेंडर के आयतन की बात करते हैं, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर L, और L की जगह पे H भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब देखिए दोस्तों, कोन क्या होता है, कोन बोला जाता है शंकु को, जिससे जैसे आपने आइसक्रीम के कोन वगैरह सब देखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका डायग्राम फॉर्म कर देता हूँ मैं, ये रहा दोस्तों, ये रहा, ठीक है। इट इज़ ए कोन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मान लेना। ये हो गया कोन, चलो कोई नहीं, तो 3D इफेक्ट क्रिएट कर दिया अपन ने, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी जो रेडियस है उसको लिखा जाता है दोस्तों L से, और जो इसकी स्लेंट हाइट होती है, ठीक है, जिसे हम तिर्यक लंबाई बोलते हैं, उसको लिखा जा रहा है L से, और इसकी जो हाइट होगी दोस्तों उसको लिखते हैं हम स्मॉल h से, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और अगर बात करें हम वॉल्यूम ऑफ ए कॉन की, वो हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच क्या था दोस्तों, अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन कंपेयर करूँ तो पाई स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है दोस्तों एक सिलेंडर का, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, अब देखो दोस्तों क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका बेस कैसा होता है दोस्तों, एक स्क्वायर होता है, और जो उसकी हाइट होती है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है दोस्तों, जो आपका स्क्वायर है उसी की साइड के ही इक्वल होती है। मीन्स लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों ही कैसी होती है, इक्वल होती है। वो जो स्ट्रक्चर बनता है, मीन्स जितने भी ये सरफेसेस हैं रेस्पेक्टली एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनता है सब साइड के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कोन, ठीक है। कोन के बाद क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्यूब, तो क्यूब लिख देते हैं। क्यूब का मतलब होता है दोस्तों घन, क्या बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को, घन बोला जाता है। और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, 6 इंटू साइड स्क्वायर, जो इसकी साइड है, अगर साइड को मैं ए बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, यानी किसी घन के आयतन की। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, होल क्यूब ऑफ साइड हो जाएगा दोस्तों, मीन्स साइड की पावर कितनी हो जाएगी 3, जिसको हम ए क्यूब भी बोल सकते हैं अगर हम साइड को ए बोले तो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, यानी बेसिक जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति के जो संबंध हैं उनकी बात करेंगे हम, ठीक है, जो हम क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासेज में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमें इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, बिकॉज जैसे हम अगली क्लास में जाते हैं तो लास्ट क्लास की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो हमारे अगली क्लास में काम में आते हैं, ठीक है दोस्तों। याद देखिए आप कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा, ठीक है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। सेक थीटा, इट इज़ द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, मीन्स 1/cos थीटा। अब बात करते हैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है दोस्तों cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इट इज़ द इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब बात करते हैं tan थीटा क्या होता है दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ इक्वेशंस की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कौन कौन सी हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी इक्वेशन है दोस्तों 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये घुमा फिरा कर कैसे भी इस्तेमाल हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जो थोड़ा सा डीप फॉर्मूलाज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, मोस्टली आपको जो टेबल याद होती है वो किसकी याद होती है, 0 डिग्री से लेकर आपको 90 डिग्री की टेबल बहुत अच्छे से याद होती है। फिर भी अगर उससे फर्दर हमें आपको वैल्यूज़ निकालनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फिर भी इनमें से ये एक मेथड है जिससे हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के साइन कॉस टेन इनके लिए फॉर्मूलाज हैं इनके, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को अपन डीप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों, दिख रहा है आपको अच्छे से। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला की, वो है साइन a + b। तो साइन a + b क्या होता है दोस्तों, जब इसको आप एक्सपेंड करते हो देन यू विल गेट द फॉर्मूला साइन a cos b + cos a sin b।
कोस ए प्लस बी होता है दोस्तों, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही दोस्तों साइन ए माइनस बी की बात करते हैं, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी हो जाएगा दोस्तों कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये तो साइन और कोस के फॉर्मूलाज हो गए। अब बात करते हैं हम टेन थीटा मीन्स टेन ए प्लस बी की। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है दोस्तों, अब अगले फॉर्मूला पर आते हैं हम, वो भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो, अच्छा साइन ए कोस बी वापस आ चुका है शायद, ओके ओके डोंट वरी, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला है दोस्तों साइन 2a है, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं दोस्तों, ताकि हमारे को कोस 2a का फॉर्मूला मिल जाए, जिसमें हमने कितने रिलेशंस लिए दोस्तों, 3 रिलेशंस लिए हैं। तो कोस 2a इज इक्वल टू होता है दोस्तों 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये वैल्यू है इसकी, और ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के, और ये इक्वल होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, साइन ए, अच्छा ये भी एक रिलेशन है दोस्तों, देख लीजिए, नहीं पढ़ा हमने दोस्तों ये। ठीक है, क्या रिलेशन है दोस्तों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कोस बी। जब दोनों की वैल्यूज़, जो पर्टिकुलर इनकी वैल्यूज़ को आप सम करो आप, ठीक है, आपको सम करने के बाद क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए कोस बी ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, स्लाइड को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2 कोस ए कोस बी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों कोस सी प्लस कोस डी, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 2 कोस सी प्लस डी इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। बहुत अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों ये। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ अगले फॉर्मूलाज की। ठीक है, जहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये है लॉगरिथम मीन्स लघु गणक। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको लघु गणक बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉगरिथम के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है दोस्तों ये। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या फॉर्मूलाज हैं इसके, log mn, जिसका बेस कितना हो दोस्तों, इसका बेस है a, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों इसकी log a बेस है इसका m प्लस log n। यहाँ पे दोनों जगह बेस क्या है दोस्तों, या तीनों यानी LHS और RHS दोनों साइड में हमारा जो बेस है वो क्या है, स्मॉल a है। चलो अगले फॉर्मूला की बात करते हैं हम, जो डिवीजन से रिलेटेड है, log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है दोस्तों log m माइनस log n। ठीक है, अब अगले फॉर्मूला पे आते हैं दोस्तों, जो है log m इज इक्वल टू log bm प्लस log ab, मीन्स यहाँ पे दोनों के बेस को हम चेंज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, log am इज इक्वल टू log bm इंटू log ab। यहाँ पे तीनों के बेस कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका बेस है a, या बेस कितना है दोस्तों b, और यह बेस कितना है a। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। अब अगली वैल्यू पे आते हैं दोस्तों, लॉगरिथम क्या करता है, लॉगरिथम का काम होता है पावर निकालना या फैक्टर निकालना। ठीक है, जब बेस, देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा सा एक मैं हल्के से अलग फॉर्म से समझाना चाहूँगा। log, ठीक है, log का बेस कितना है a है, और एक जो टर्म दे रखी है दोस्तों वो क्या है, a टू द पावर n है। ठीक है, इस अच्छे समझना दोस्तों, इसको ऐसे लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, n। मीन्स जब बेस और जो पावर फैक्टर है उसका बेस, दोनों बेस सेम हो, तो पावर ही आपका रिजल्टेंट आंसर होता है लॉगरिथम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर n हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए 10⁻³ है, जिसका बेस कितना है 10 है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की, लॉगरिथम किसका दोस्तों, एक का जब फाइंड आउट करना है, उसका बेस कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 0 होगी, और log a मीन्स बेस भी सेम
और जो पावर फैक्टर है उसका पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मीन्स log AA इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स अगर log का बेस और log के सामने वाला जो नंबर है वो अगर सेम हो तो आपका रिजल्टेंट जो होगा, जो आंसर होगा वो कितना होगा, आपका 1 होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे समझ में आया होगा आपको लॉगरिथम के वैल्यूज़ वगैरह। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यूज़ की, जो क्लास 12th में और बात करें हम क्लास 11, दोनों में ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। मैथमेटिक्स में भी ये वैल्यूज़ काम में आती है, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज वैल्यू किसकी दोस्तों, साइन थीटा की। अब देखिए एवरेज वैल्यू किस में निकाली जा रही है, जब इनका एवरेज निकाला जाता है वो निकाला जा रहा है बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में ही इनका एवरेज निकाला जा रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा की ये कंप्लीट रोटेशन में एवरेज वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। कोस थीटा की ये कंप्लीट रोटेशन में जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। साइन स्क्वायर थीटा की 0 टू 360 डिग्री मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन में जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 1/2। और कोस स्क्वायर थीटा की एक कंप्लीट सर्कल में एवरेज वैल्यू वो भी कितनी होती है दोस्तों, 1/2। यानी साइन और कोस का स्क्वायर जब होता है, जब इनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाती है तो वो कितनी होती है, 1/2 होती है। और कोस और साइन की जब एक कंप्लीट रोटेशन में एवरेज वैल्यू निकाली जाती है वो कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। कितनी होती है, 0। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की, जहाँ पे हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ की, ठीक है। बहुत सारी जगह पे हमें क्या करना होता है, जब डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं तो हमें किसी न किसी चीज़ को नेग्लेजिबल करना होता है, नगण्य करना होता है, या एक हमें लिमिट लेनी होती है, सीमा लेनी होती है, तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ बहुत काम में आती है। देखिए, इफ़ द एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो, बहुत छोटी हो। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा कहाँ की तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ। मीन्स थीटा इज टेंड्स टू 0, ओके। तो इस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है दोस्तों, थीटा के इक्वल हो जाती है। कोस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाती है। और टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाती है, थीटा के ही इक्वल हो जाती है। यानी साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाती है, थीटा के इक्वल हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पे देखा जाए कोस थीटा की, तो कोस थीटा के लिए जब वैल्यू बहुत छोटी हो रही है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्मूलाज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के बेसिक फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसमें, ठीक है। तो हम आते हैं पहले डिफरेंशियल फॉर्मूलाज पे, मीन्स अवकलन समीकरण पे बात करते हैं, ठीक है। तो अवकलन हमेशा किसी न किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिया हमने, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, यानी किसी भी एक कांस्टेंट का, यहाँ पर c क्या है दोस्तों, c को कांस्टेंट माना है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब नियतांक, ठीक है, n है यहाँ पर, ठीक है। कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्तों, 0 होता है। कितना होता है, 0। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कांस्टेंट लिया, मीन्स c और y। यहाँ पे y एक वेरिएबल है और c क्या है दोस्तों, एक कांस्टेंट है। जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा दोस्तों तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट कहाँ निकल जाता है दोस्तों, बाहर निकल जाता है, और अंदर क्या रह जाएगा दोस्तों, dy/dx, ठीक है। अब बात करते हैं अगला फॉर्मूला की। यहाँ पर है x⁴n का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है x के रेस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n x⁻n−1, मीन्स एक पावर कम हो जाती है और जितनी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, n(x(n−1), किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की, जिसमें 2 इक्वेशंस हो या 2 पॉलिनॉमियल्स हो जिनका हमें क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो। देन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। किस किस का कर रहे हैं अपन, fx + gx। जब ऐसा होगा दोस्तों तो fx बाहर निकल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर + gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार वापस देख लो इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ fx + gx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ fx + डिफरेंशिएशन ऑफ gx, ठीक है। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की, ठीक है।
यहाँ पे प्रोडक्ट हो रखा है दो पॉलिनोमियल्स का fx और gx का, जहाँ पे वेरिएबल क्या है दोस्तों x है और x के रेस्पेक्ट में ही इनका क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, fx बाहर निकल जाएगा और gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना है इसको, fx को इसमें से पहले एक फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं, किसको बाहर निकाल दिया, fx को बाहर निकाल दिया और gx का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर gx को बाहर निकाल देंगे, फिर fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आया होगा। जब प्रोडक्ट होता है दो पॉलिनोमियल्स का तो एक पॉलिनोमियल बाहर निकलता है, दूसरे पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर प्लस होकर फिर जो पहले नहीं निकला था अब वो निकलेगा बाहर और दूसरे पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम जब दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड की फॉर्म में हो, मीन्स fx अपॉन gx हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों क्या होगा, gx ब्रैकेट, अब gx है फिर fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस fx बाहर निकल जाएगा, gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले जैसा ही है बट यहाँ पर क्या किसका सिंबल आ गया दोस्तों, माइनस का सिंबल आ गया और अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, gx का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर। ध्यान समझना दोस्तों इस बार इस फॉर्मूले को, fx अपॉन gx का जब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, gx बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन होगा fx का, माइनस आ जाएगा दोस्तों, fx बाहर निकल जाएगा, gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, gx का होल स्क्वायर। मीन्स जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करके हमारे को इसके डिनोमिनेटर में रखना है, मीन्स इसके हर में रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक चेन रूल है दोस्तों, हम चेन रूल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, डी वाई, इसको चेन रूल भी बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है इसको, चेन रूल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया दोस्तों, डी यू से मल्टीप्लाई कराया और डी यू से डिवाइड कराया, तो इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला दोस्तों। ध्यान से देखो, जब आप डी यू को हटा देते हो, इन दोनों को हटाने के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, मीन्स वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी फॉर्मूला है बट ये चेन रूल बहुत काम में आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई राइज टू पावर एक्स की बात करते हैं, मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब ई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन यू विल गॉट ई राइज टू पावर एक्स। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की जो है डी यू एन अपॉन डी एक्स, मीन्स यहाँ पर यू एन का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हल्का सा चेंज है, इससे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था दोस्तों, डी एक्स राइज टू पावर एन अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल भी एक्स था, ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी एक्स ही है, मीन्स सेम वेरिएबल वाला एक पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, एन एक्स एन माइनस वन। अब ये वाली टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगी दोस्तों इस वाले फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बट ऊपर वाले फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है दोस्तों, यू है वेरिएबल। ओके, तो आपका जो फॉर्मूला होगा एन यू एन माइनस वन, तो सेम टू सेम ऐसा होगा, बस एक्स की जगह पे यू आ गया बट साथ में यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्लाइड को एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फॉर्मूले को वापस देख लीजिए आप। ठीक है, डी यू एन इज इक्वल टू डी एक्स, यानी यू एन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन एन यू एन माइनस वन, ये तो बाहर आ गया, और u का जो वेरिएबल था जो कि इसका बेस नहीं है दोस्तों, जिसके आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो दोस्तों, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो बट ऊपर वेरिएबल क्या है दोस्तों, u है, तो दैट्स वाई प्रोडक्ट के साथ में क्या आएगा दोस्तों, यानी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, स्लाइड को मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों और इसको जूम आउट कर देते हैं हम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम एक फंक्शन हो जिसमें लॉगरिथम हो, ठीक है, यानी log x, जिसका बेस कितना है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल है, e इसका बेस है, तो जब dx के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे देन यू विल गेट द फॉर्मूला 1 बाई एक्स, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, स्लाइड को फिर क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जब कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल हो, ठीक है, अच्छे समझना दोस्तों इसको, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट है a, और a की जो पावर है वो क्या है दोस्तों, वेरिएबल है, कैसी है, वेरिएबल है, मीन्स चर घातांक हो, यहाँ पे चर घातांक की फलन है, कैसा फलन है दोस्तों, चर घातांक की। ठीक है,
मीन्स जो पावर है वो कैसी है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, a राइज टू पावर x बाहर निकल जाएगा और a का जो इसका बेस था दोस्तों, इसका एक बार लॉग जरूर होगा, मीन्स लघु गणक करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू e। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान से समझना दोस्तों, ये सारे फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपन जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए log ax, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो अपन वापस अपनी स्लाइड पर आते हैं, ये आ गई अपनी स्लाइड। ठीक है, log ax का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, देन इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो दोस्तों, log के लिए क्या होता है, 1/x होता है, बट यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है दोस्तों, यहाँ पर a है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a, उसका बेस कितना है दोस्तों, e, एक्सपोनेंशियल इसका बेस रहेगा। मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन था, यहाँ पे log का बेस क्या है दोस्तों, a है, मीन्स यहाँ पे इसका बेस क्या होना चाहिए था, e होना चाहिए था, उसकी जगह क्या आ रहा है दोस्तों, स्मॉल a आ रहा है। तो दैट्स वाई ये इसका फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, स्लाइड को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो सारी स्लाइड को मैं एक बार जूम आउट कर दिया दोस्तों। अब देखो सारे फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, d/dx ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे तो दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों माइनस की साइन x, और tan x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों sec स्क्वायर x, और जब cot x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों माइनस का cosec स्क्वायर x। अब बात करते हैं cos x की। ठीक है, cosec x, सॉरी। ठीक है, तो cosec x का आप डिफरेंशिएशन करते हो, देन यू विल गॉट द वैल्यू माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, अब मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं स्लाइड को। ठीक है, अब sec x वाला फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास में, जब sec x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, sec x इंटू tan x। तो ये तो थे सारे डिफरेंशिएशंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की। और कोई वैल्यूज़ है क्या दोस्तों, नहीं है। अब इंटीग्रल फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, हमने इससे पहले बात करी थी अवकलन की, यहाँ हम बात करेंगे समाकलन की। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, हिंदी में बोला जाता है समाकलन। ठीक है दोस्तों, जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखिए दोस्तों, तो जिस प्रकार डिफरेंशिएशन क्या करता है, आपको एक छोटी वैल्यू देता है, छोटा रिजल्ट निकाल कर देता है, और यहाँ पे जब किसी वैल्यू का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं दोस्तों, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं दोस्तों, एक होता है फाइनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फाइनाइट के लिए क्या होता है दोस्तों, लिमिट दे रखी होती है, और इनफाइनाइट में लिमिट नहीं दी जाती है। और जब लिमिट नहीं होती है दोस्तों, तो लास्ट में हम प्लस कांस्टेंट रख देते हैं, प्लस कांस्टेंट भी रख सकते हैं, माइनस सी भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैं एक बार स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई स्लाइड क्लियर। अब इसके अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx का जब इंटीग्रेशन करोगे तो dx क्या एक स्मॉल वैल्यू है, तो dx किसकी स्मॉल वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है दोस्तों x की। तो इसका रिजल्टेंट होगा दोस्तों किसके इक्वल होगा, x प्लस सी। हियर c इज कांस्टेंट, यहाँ पे c क्या है दोस्तों, नियतांक है। ठीक है, अब अगर x राइज टू पावर n+1 का इंटीग्रेशन हो दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होगा x n+1 अपॉन n+1 प्लस c, बिकॉज ये क्या है दोस्तों, एक इनफाइनाइट इंटीग्रल है, दैट्स वाई साथ में क्या आएगा दोस्तों, कांस्टेंट जरूर आएगा, जिसे हम प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x भी बोल सकते हो दोस्तों, इसको ऐसे भी लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, x के रेस्पेक्ट में। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ और डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों किसी ना किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्या दोस्तों, x है। ठीक है, तो 1/x dx की जो वैल्यू होगी दोस्तों इंटीग्रेशन की, वो क्या होगी, log x, जिसका बेस कितना है दोस्तों, e है, और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। और मोस्टली फॉर्मूलाज क्या होते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, यह बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा दोस्तों, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी आएगा दोस्तों साथ में, मीन्स कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स हो जाएगा दोस्तों, विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा माइनस का कोस ए एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। यहाँ पे साइन ए एक्स, ठीक है, यानी एक्स के साथ में एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई में है दोस्तों, यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स वाई अपॉन में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले फॉर्मूला की बात करते हैं, जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, साइन एक्स प्लस सी, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए एक्स होता दोस्तों, ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाता, ए भी साथ में आ जाता। अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी भी आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले फॉर्मूला की बात करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है tan एक्स, और साथ में क्या जाएगा, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों माइनस की कॉट एक्स प्लस सी। अब बात करते हैं साइन एक्स, tan एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू विल गेट द वैल्यू sec एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, तो अगले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, cos x इंटू कॉट एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू होगी दोस्तों माइनस cosec x, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी। और जब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, ई राइज टू पावर एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों ई एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के अंदर ई एक्स की वैल्यू ई एक्स के इक्वल ही आती है, मीन्स जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करोगे आप ई राइज टू पावर एक्स का, देन यू विल गेट द वैल्यू ई राइज टू पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, आई थिंक दैट आपको बहुत ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिस्क्राइब किए दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्यार ऐसे बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।